याद दिला दिया ज्यादा। ये तो हो गई तुम्हारी मीडिया कंप्रेशन। चलो आप बताओ जरा ये क्विज। What type of cable is commonly used for long distance telecommunication and internet backbone? क्या आंसर हो सकता है The इसका? type of cables commonly used for long distance telecommunication, internet backbone. सर फाइबर ऑप्टिकल केबल ही सही रहेगा। हाँ सही है। लॉन्ग डिस्टेंस है ना, फाइबर ऑप्टिकल नहीं रहेगा सही, वेरी गुड। क्योंकि एक ही इसकी नेक्स्ट। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिकल केबल ट्रांसमिट डाटा यूजिंग फाइबर ऑप्टिकल केबल। ए लिखो, ए बी सी डी ई एफ फाइबर लिखो। बताइए ये कौन सा आंसर, आंसर तो बताइए। ये समझ में नहीं आया? नहीं सर, इसका समझ में नहीं आया। अरे भाई, कौन सा सोर्स ऑफ लाइट चलता है इसमें? सॉरी, सोर्स ऑफ सर एनर्जी से तुम्हारा जाता है। सर इसमें चलता है इसमें चलता एलईडी, है एलईडी और एलसीडी एंड एलईडी नहीं, एलईडी एलईडी और लेजर। एलईडी या एलईडी, लेजर? हाँ भाई लेजर 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 लेजर। सिग्नल सर। लेजर 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 एलईडी तो दूसरे में है ना। लेजर। अरे दोनों ही फाइबर ऑप्टिक केबल, तो इसका आंसर आएगा या तो एलईडी या तो लेजर। यस सर, यस सर। ठीक है। वायरलेस नेक्स्ट बताइए, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया आर नॉट ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस। ऐसे लिखना है, पर थोड़ा यहाँ पे क्या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करेंगे तो उसमें इंटरफेरेंस आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी सर, सिक्योर है। सिक्योर की बात नहीं बोला है, इंटरफेरेंस बोला है। इस पे क्या किसी दूसरी सिग्नल का असर पड़ता है नहीं पड़ता? नहीं पड़ता सर फर्क। क्यों नहीं सर पड़ता? इस पे पड़ता है सर, वो एक तो ऊपर से जो गिरता है वो अपना उसका भी फर्क पड़ता है, और जो साथ में जो होता है बिजली की तारें बहुत मोटी मोटी, उसका भी फर्क पड़ता है। अरे भैया, कोई भी वायरलेस पे कभी कभी देखे हो कि अगर आप जो फ्रीक्वेंसी वाला, अगर रेडियो की बात करो, रेडियो का अगर आप घुमाते हो नॉब, ठीक है, अगर रेडियो की बात करते हो, जो मैंने बोला है रेडियो, तो रेडियो में कभी कभार ऐसा होता है कि दो चैनल एक साथ आवाज देने लग जाते हैं। होता है नहीं होता? तो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते, ये होता है। इसलिए ये हो जाएगा। अगर बोलेगा नॉट ससेप्टेबल तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ससेप्टेबल है। ओके ओके, मतलब दो वायरलेस अगर एक ही हाँ, कभी जगह कभार पे। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ओवरलैप हो जाए। ओके ओके। अच्छा, अब अगर इसको बोला जाए कि कौन से केबल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या बोलेगा? एक सेकेंड, जरा मैं किन्हीं को ऐड करके उनको जरा इन्फॉर्म कर। हेलो जलस सर और विनय सर। सर सर ये आपके लिए कोई और लिंक होगी, क्योंकि इस लिंक पे मेरा क्लास चल रहा है। सर हेलो।
हाँ हेलो। वेट सर मुंचन ये मुंचन वेट बोलो बोलो। एक सेकंड वेट करो जरा। ओके जलद सर, हेलो जलद सर, विनय सर। हेलो जलद सर। विनय सर। हेलो। हाँ सर विनय सर, इस पे तो मेरा क्लास चल रहा है सर। अच्छा, मैं ड्रॉप कर हो सकता कोई और लिंक होगा सर, इसलिए मैं ठीक आपको बता ठीक है, रहा थैंक्स। हूँ। ओके थैंक यू। हेलो जलद सर। ओके अब पूछो। सर ये जो सेकंड है ना, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इसमें तो आई थिंक ये फाइबर फाइबर केबल ऑप्टिक का, केबल ही आएगा। फाइबर केबल ये फाइबर ऑप्टिक केबल, वेरी गुड। कॉमनली यूज करते इम्यून हैं। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कौन सा? वो है सर ये जो कॉमनली यूज फॉर केबल टेलीविजन है ना, ये कोएक्सियल हाँ, केबल है। कोएक्सियल कोएक्सियल केबल केबल, है। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक सर इंटरफेस consist इथरनेट of केबल है। consist of twisted pair cables is copper wire is a twisted pair cable. ट्विस्टर पेयर वेरी गुड। केबल है। और लास्ट बच गया इथरनेट केबल, Immune is a इथरनेट केबल है, electron इलेक्ट्रॉनिक। इंटरफेस वाला है सर ये ये इथरनेट सर केबल। जो फर्स्ट लाइन है इसका मीनिंग क्या है? किसका? फर्स्ट लाइनअप का ये जो मीनिंग है कि इस केबल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, EMI हम कहते ओके सर। हैं, यानी किसी और मैग्नेट का असर इसके ऊपर ज्यादा होता है, तो दैट इज इथरनेट केबल। यस सर यस। इथरनेट केबल। ओके ओके। ठीक है। ओके लास्ट एक और है आई थिंक। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। Wait for the network. Sir, reduced Redundancy of cabling cabling costs. cost. Yes sir. Reduced cabling costs. रिड्यूस केबलिंग कॉस्ट, एक तो ये अच्छी बात है, वायरलेस से होता है। और लिमिट रेंज, लिमिटेड रेंज। लिमिटेड रेंज, वेरी गुड। Sir, easy to installation. इजी टू इंस्टॉलेशन। ठीक है, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन भी होती है, वेरी गुड। और कुछ? इसके मेनली तीन है, मैं आपको बता देता हूँ। बी और सी, डी को छोड़ के बाकी सब है। मोबिलिटी इज द मेन फीचर वायरलेस मीडियम का, सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप कहीं भी लेके घूम सकते हो। Yes sir. इसकी लेटेंसी Okay. कम नहीं होती, इसकी ज्यादा होती है। Yes sir. और लिमिटेड रेंज बोलना ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज की तो डिपेंड करती है कि क्या डिवाइस आप यूज कर रहे हो। बट हाँ, केबलिंग कॉस्ट कम हो जाती है और इंस्टॉलेशन बड़ा इजी। ठीक है। जी सर। ये तो हो गई आपको एक, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आपको पता चल गया। क्या हो गया? हम पहले पढ़ते हैं नेटवर्क की डिवाइस, क्योंकि आपने लेयर पढ़ा है। तो अब हम थोड़ा सा समझ ले कि इसके जैसे केबल भी जान गए, केबल कौन सी होती है। लेयर्स जान गए, लेयर कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा समझते हैं डिवाइस, क्योंकि डिवाइस के बारे में जब समझेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पर
अलग अलग डिवाइसेस के बारे में हम समझेंगे, चाहे वो रिपीटर हो, सर ब्रिज सर हो, सर राउटर एक हो। मिनट, हाँ बोलिए। ये जो भी आपने पीडीएफ था ये हमें आप ग्रुप में भेज देंगी? हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एक्चुअली पता कि अभी वो असल उसको में मैं थोड़ा थोड़ा सा, हम्म मेरा भी अभी थोड़ा टाइम है, अब जैसे 10 बजता है उसके बाद मैं घर में खाना पीना करते करते सो जाता हूँ, फिर सुबह मेरा सुबह ही शुरू हो जाता है, इसीलिए मेरे को थोड़ा कोई बात नहीं डिटेल सर, भेजने कोई में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन मैं भेज कोई दूंगा एकदम। ठीक सर, डन सर, कोई दो बात तीन दिन इंतजार करो, 2-3 दिन में मैं सेंड कर। ठीक है, तो अब नेटवर्क डिवाइस होता किस लिए? तो नेटवर्किंग जो डिवाइसेस है वो नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क में अगर हम बोलें कि बहुत सारे, अब इंटरकनेक्ट की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत होती है आपकी कि डेटा फ्लो को मैनेज करना और नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज। ठीक है, कि डेटा फ्लो कैसे चल रहा है उसको पूरा मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो अब डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए हमें रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें इनका फंक्शन नहीं पता कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या है, इनका फंक्शन पता होना, वर्क कैसे करें, ताकि हम सही ढंग से समझ सके कि एक एक डिवाइस किस तरह से वर्क। तो अगर हम बात करते हैं पहले डिवाइस, तो सबसे पहला डिवाइस बोला जाता है रिपीटर। अब रिपीटर कहाँ पर वर्क करता है? बोलते हैं ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, ओएसआई में। अब फिजिकल लेयर का काम क्या है, कोई बता सकता है एक लाइन में? चलो, फिजिकल लेयर का पीडीयू क्या है? में भेजना डाटा। क्या है? मीन्स के वीडियो सर डाटा ही सिग्नल, है। मीन्स के सिग्नल को एनालॉग डिजिटल सिग्नल में एनालॉग भेजना। सिग्नल, डिजिटल सिग्नल इसी पे काम करता है। सिग्नलिंग मेथड भी बताया था जिसके ऊपर ये काम करता है। तो अब मैंने जैसे अगर आपको बोला कि एक वायर लिया हमने, करीब ये वायर है, ये वायर के अंदर अगर मेरा कोई सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है, यानी सिग्नल मेरा जा रहा है, तो ये सिग्नल जब जा रहा है, ये सिग्नल क्या हो सकता है? ये सिग्नल ये हो सकता है कि जाते 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 हो सकता है धीरे धीरे कुछ आगे जाए और उसके बाद बोले भाई अब इससे आगे तो मैं नहीं जा पा। रीजन, जैसे यूटीपी की कैपेसिटी होती है हमारी 100 मीटर, कि 100 मीटर से ज्यादा वो डेटा को ट्रैवल करने नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, 100 मीटर से पहले, एबीसी बोल के आ रही है। ये नहीं कि 100 मीटर खत्म हो जाए तब, 100 मीटर से पहले ही हम एक डिवाइस लगा देंगे। इस डिवाइस को हम बोलते हैं रिपीटर। अब ये रिपीटर क्या होता है, जब जैसे कम हो जाता है सिग्नल, तो उस सिग्नल को वापस, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते कोई सिग्नल है बहुत तेजी से जा रहा है, धीरे 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 यहाँ पर आते आते खत्म, तो ये दोबारा रीजनरेट करता है उसे और वापस उसे आगे दोबारा 100 मीटर के लिए भेज सकता है। इस तरह से कुछ रीजनरेट होता है, बट 100 मीटर तक नहीं, लेकिन हाँ आपकी एनर्जी रीजनरेट करके भेज देता है आगे। जैसे अगर देखो कि मैराथन की रेस होती है, मैराथन दौड़ होती है, तो मैराथन दौड़ होती है तो हर एक की कैपेसिटी तो नहीं है कि भाई कि एक बार में वो 5 किलोमीटर दौड़ जाए। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते या 10 किलोमीटर या 15 किलो, क्योंकि मैराथन रेस तो 20-20 किलोमीटर की भी होती है, 10 किलोमीटर की होती है। अब 10 किलोमीटर हर व्यक्ति जल्दी नहीं दौड़ पाएगा, तो उसके लिए क्या होता है कि बीच बीच में काउंटर्स लगाए जाते हैं। वो काउंटर किस लिए लगाते हैं? ताकि किसी को कुछ पीना हो तो पी सकते हैं। अब वो पीने से जूस वगैरह रखे रहते हैं पीने के लिए, तो पीने से क्या होता है कि भाई कि आपकी एनर्जी रीजनरेट होती है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको बोला जाए आप एक बार में कितने फ्लोर चढ़ जाएंगे, मान लो आपको 20 फ्लोर चढ़ने हैं, लेकिन आप एक बार में 20 फ्लोर नहीं चढ़ते, तो आप क्या करते हो, सपोज करो 10 फ्लोर चढ़ गए, तो 10 फ्लोर चढ़ने के बाद आप बोलोगे रुक जाओ मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो जब वेट करते हो तो आपको री एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब आपका वापस आता है धीरे धीरे।
फिर आप 5 फ्लोर और चढ़ जाते हो, फिर रुकते हो, फिर एनर्जी आती, फिर 5 फ्लोर और चढ़ जाते हो। तो इस तरह से आप 20 फ्लोर चढ़ पाओगे, लेकिन एक बार में बोला जाए तो चढ़ना मुश्किल है। तो इज इट करेक्ट ना? तो रिपीटर एक डिवाइस है जो यही काम करता है, किसी भी कमजोर सिग्नल होने वाले को सिग्नल को फिर से इंक्रीज करके आगे भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिपीटर। अब ये सर एक बार सिग्नल पे सर एक बार रिपीटर दिखाएंगे होता कैसे है? मतलब अच्छा, क्या कैसी डिवाइस है? देखो रिपीटर, अच्छा आपने हब स्विच देखा है? हब तो देखा मैंने सर, वो जैसे डीलिंक देखा का है आता ना? है। रिपीटर भी लगभग सेम होता है, कोई सेम अलग से होता है। कोई डिवाइस नहीं होती है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, दिखने में लगभग वैसे ही डिवाइस होता है, आपको कोई अलग से डिवाइस नहीं होती। तो मैं आपको दिखा, ये रहा, ये तो वायरलेस, दिस इज द डिवाइस, ये इंटरनेट रिपीटर, पावर रिपीटर होता है। ये एक तरह का रिपीटर, इस तरह का रिपीटर होता है, इसमें अडेप्टर एक भी लगता इनपुट है? एक आउटपुट। हाँ, ओके, नहीं इसमें डिपेंड अडेप्टर करता वगैरह कुछ नहीं? है, नहीं वो अलग अलग वाले आते हैं। अगर जो अडेप्टर वाला आता है वो बहुत ज्यादा रीजनरेट करता है, लेकिन जो ये बिना अडेप्टर वाले ले आते हैं वो जो आपके इथरनेट केबल है उससे ही एनर्जी ले, उसी से उसकी पावर आ जाती ओके। दोनों पोर्ट सेम ऐसे ही होते हैं RJ45। है। हाँ, जैसे ये है तुम्हारा, ये भी एक रिपीटर है, ये सारे रिपीटर दिख रहे हैं आपको, एक पोर्ट वाला, दो पोर्ट वाला, जैसा रिपीटर आपको चाहिए, तो सर जिसमें जो एक लैन इनपुट एक आउटपुट। सर जो लैन एक्सटेंडर होता है वो भी यही काम करता है? हाँ, लाइन एक्सटेंडर भी वही है, वो रिपीटर ही तो है। क्योंकि अभी मैंने ना वाईफाई की मतलब वायरलेस की बात करोगे तो वाईफाई के रिपीटर आते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैंने एक देखा था ना, वो मीन्स के एक छोटा सा होता है वो, तो दोनों हाँ साइड से लाइन जोड़ दो तो एक्सटेंड कर देता है, आगे भेज देता है। हाँ, वही, वो रिपीटर ही तो है, उसको रिपीटर ही तो बोलते हैं, अभी सर दूसरे अगर शब्दों हम में एक्सटेंडर बोलते तो हैं। सर अगर हम आईओ लगा देते हम बीच में? आईओ लगाने से रिपीट नहीं होता कभी। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक। आईओ इज डिफरेंट थिंग। आईओ सिर्फ कनेक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आईओ आपका रिपीट कर देगा सिग्नल। ठीक। ठीक है, ठीक। अब किसी भी, अब रिपीटर का एक रूल है लगाने का, जैसे कल जो बात हो रही थी कि कितने दूर तक हम रिपीट कर सकते हैं बार बार, तो रिपीटर का भी एक रूल है, नियम है। इस नियम को बोलते हैं हम 5-4-3 रूल। इस रूल को बोलते हैं 5-4-3 रूल, जो रिपीटर पे अप्लाई होता था। अब तो रिपीटर उतने लोग ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जहां भी यूज होता है वहां पर 5-4-3 रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये 5-4-3 रूल होता क्या है? सपोज मान लो आपने एक वायर का लेंथ लिया और बीच में आपने एक लगाया रिपीट, ठीक है, फिर आगे बढ़ाया, फिर एक किसी की, ठीक है, किसी ने दौड़ना स्टार्ट किया, अब उसकी एनर्जी है कि यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रेस्ट रूम समझ, ये मेरा रेस्ट रूम है, यहाँ पे मैं एनर्जी जनरेट करूंगा, उसके बाद वापस आगे दौड़ना स्टार्ट, फिर यहाँ पर रेस्ट रूम है, इस तरह से, यानी रिपीटर हो गई रेस्ट रूम, जो क्या कर रहा है, आपके सिग्नल को रीजनरेट कर,
दिस इज वन टाइप ऑफ रेस्ट रूम। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल, तो अब रेस्ट रूम कब तक रहेगा, मतलब कितने ऐसे रेस्ट रूम बनाओगे, कभी ना कभी तो ऐसे बोलोगे दौड़ते दौड़ते कि भाई अब तो मैं आज दौड़ ही नहीं सकता, अब कम से कम फुल रेस्ट चाहिए, जिसे हम, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो गए। तो सिग्नल भी ऐसा हो जाता है कि लास्ट में सिग्नल बोलेगा अब मैं रीजनरेट भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये लगता है 5-4-3। अब जैसे ये जो बना, ये पहला रिपीटर से पहले, इसको बोलते हैं सेगमेंट। यानी ये सेगमेंट 1, ये हो गई सेगमेंट 2, ये हो गई सेगमेंट 3। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, रिपीटर लगा के अगला करोगे, ये हो गई सेगमेंट 5 और ये हो गया सेगमेंट 4। यानी आप टोटल अगर सेगमेंट की बात करें तो इस तरह के सेगमेंट आप 5 बना सकते हो। तो 5 रिप्रेजेंट करता है सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट आपने बनाए। 4 रिप्रेजेंट करता है कि आप रिपीटर लगाओगे, कितने रिपीटर। तो रिपीटर देखो, ये पहला रिपीटर, ये दूसरा रिपीटर, ये तीसरा और ये, यानी 4 रिपीटर से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। और तीसरा रूल बोल रहा है, ये 3 वाला, ये बताता है कि इन पांचों में से सिर्फ 3 पार्ट ऐसे होंगे जहां पर आप पीसीस वगैरह जोड़, यानी मल्टीपल पीसी वगैरह अगर आपको लगाने हैं तो किसी भी 3 सेगमेंट में लगा सकते, तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेटेड सेगमेंट। यानी क्या हो गया रूल, 5 हो गया मेरा सेगमेंट, 4 हो गया मेरा रिपीटर और 3 हो गया मेरा पॉपुलेटेड। अब ऐसा होता क्यों है, सपोज करो आपने स्टार्ट किया यहाँ पे एनर्जी, तो 100% यहाँ पर जो होती है सिग्नल स्ट्रांग होकर जाती है यहाँ तक, अब यहाँ पर खत्म हो गई। अब जब रिपीटर लगाना तो पर रिपीटर क्या करता है, 30% एनर्जी लॉस करवाता है। सॉरी, पर रिपीटर नहीं, अगर इसके पहले अगर ये नॉर्मल सेगमेंट होगा तो नॉर्मल सेगमेंट जो होता है वो 3% का लॉस करता है एनर्जी का। और अगर पॉपुलेटेड सेगमेंट होगा तो पॉपुलेटेड सेगमेंट करवाता है 30% का लॉस सिग्नल का। क्योंकि अगर सपोज करो मैं आपको अगर दौड़ने बोलूं और बीच में एक जगह बोलूं कि रेस्ट कर सकते हो जहां एनर्जी आए वापस दौड़ना, तो जब आप पहली बार दौड़ना स्टार्ट करते हो तो आपके पास 100% एनर्जी हो, लेकिन जब आप बैठकर रीजनरेट कर रहे होते हैं एनर्जी, तो 100% एनर्जी कभी भी रीजनरेट नहीं होती, वो कम ही रीजनरेट होती। यानी पहली बार अगर आप मान लो 2 किलोमीटर दौड़ पाओगे, तो दूसरी बार में 100% है कि भाई कि आप 2 किलोमीटर तो नहीं दौड़ पाओगे, वो उससे कम ही दौड़, ये डिपेंड करता है। तो जहां पे पॉपुलेटेड सेगमेंट है वहां पे 30% का नुकसान होता है, और जहां पे नॉर्मल सेगमेंट है वहां पे 3%। तो सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये पहला सेगमेंट मेरा नॉर्मल सेगमेंट हो और मैंने लगाया एक रिपीटर, रिपीटर 1। फिर दूसरे सेगमेंट को मैंने कर दिया पॉपुलेटेड, फिर मैंने लगाया रिपीटर 2। फिर तीसरे सेगमेंट को मैंने कर दिया, इसको भी कर दिया मैंने पॉपुलेटेड, और फिर लगाया रिपीटर नंबर 3। फिर इसके बाद भी मैंने क्या किया, इसको भी कर दिया पॉपुलेटेड, फिर लगाया या इसको कर दिया नॉर्मल सेगमेंट, पॉपुलेटेड रन, फिर मैंने लगाया नॉर्मल सेगमेंट, क्योंकि 3 पॉपुलेटेड ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते। तो यहाँ पर अगर मैं 100% एनर्जी के साथ स्टार्ट करता हूँ तो पहले रिपीटर जब पर पहुंचेगा तो 3% का नुकसान होगा, यानी यहाँ पर ये रीजनरेट करेगा कितना, 97%। अब अगला जो है वो पॉपुलेटेड है, यानी 30% का नुकसान, 30% का नुकसान होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एनर्जी रीजनरेट होगी 67%।
फिर पॉपुलेटेड है तो 30% और घटेगा। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी? 37%। फिर पॉपुलेटेड है तो एनर्जी कितनी बच गई? 7%। अब कुछ एनर्जी अगर बोलते हैं मात्र कितना बचा? 7%। अब ये जो पॉपुलेटेड मतलब एस वाला नॉर्मल सेगमेंट है तो ये भी 3% खाएगा, तो बचेगी 4%। अब 4% एनर्जी रीजनरेट हो ही नहीं सकता, और कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर में वैसे ही चले जाते हैं। तो इसलिए ये 100% एनर्जी भले शुरू हो, लेकिन एक अगर 4 रिपीटर के बाद 5वां रिपीटर के लिए ये बचेगा ही नहीं कि आपकी एनर्जी आगे जाए। इसलिए ये रूल है 5-4-3, और ये रिपीटर के लिए ही अप्लाई होता अगर सर हमने 100% ही एनर्जी लेनी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? है। वो मिलेगी ही नहीं, नेटवर्क का भी तो एक रूल है। अच्छा एक बात बताओ, आपको बोला जाए कंटिन्यू कितने दिन काम कर सकते? वैसे तो बेसिकली जो टाइम 8-9 और आपको घंटे बोल काम दिया कर जाए नहीं खाना पीना ये सब दे दे, बस सोने नहीं देना है, आप खाओ पियो जितना एनर्जी लेना है लो, अब कंटिन्यू काम करना है रेगुलर कितने घंटे या कितने दिन तक? एक 2 दिन, दिन 2 दिन, तक। 3 दिन, 4 दिन? हाँ, दो दिन। 2 दिन, लेकिन सोना नहीं है, बस इतना हाँ करना है। नहीं, तो सोना दो नहीं। दिन 2 दिन बाद 2 दिन बाद तो फिर सोना ही पड़ेगा। सोना ही पड़ेगा ना, सर तो यहाँ पर भी वही समझो ना। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि यहाँ से लेके ये 4 रिपीटर लगा के हमने ये 100 मीटर से ज्यादा जाए, कोई चक्कर तो नहीं है इसका? 100-150 नहीं नहीं मीटर नहीं, कोई 150 मीटर दिक्कत? कैसे? सौ ये मीटर में 100 मीटर भी? तक, हाँ ये 100 मीटर तक पहुंचाया, फिर ये हाँ। 100 मीटर तक पहुंचाएगा, फिर ये ओके। 100 मीटर तक पहुंचाएगा, फिर ये ओके। 100 मीटर तक पहुंचाएगा, फिर ये मार्क लास्ट 100 खत्म। बस। अब ये लास्ट वाला भरोसा भी नहीं कि 100 मीटर पहुंचाएगा, ओके। क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी मतलब ये टोटल अगर हम इसमें 4 रिपीटर लगाते हैं तो ये मेरा 400 मीटर तक आराम से मेरा नेट पहुंचा सकता है। जा सकता है। मतलब देखा जाए तो 305 मीटर का एक रोल होता है, तो हम उतना हाँ हम कर सकते हैं 305 मीटर हाँ में। आराम से, हाँ हाँ 305 मीटर में राउंड फिगर 3 रिपीटर लग जाएंगे। हाँ, 3 रिपीटर तक आप लगाकर मतलब अगर बहुत डिस्टेंस पे है तो आप इतना दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन रिपीटर की कैपेसिटी में फर्क खराब एक और चीज है, तो क्योंकि ये बेटर है कि फिजिकल सर लेयर पे काम कर अगर रहे हैं। तीन तो बेटर है कि जैसे 305 मीटर का पूरा रोल लगाना है, तो उसको बेटर है कि फाइबर फाइबर ऑप्टिकल डाल के उधर वो भी तो हो सकता है। तो अब वही चीज है ना कि अब ऐसा थोड़ी, अब आप बोल रहे हो कि जो काम मतलब मैं सेंटीमीटर में आपको किलोमीटर गिन के दिखाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए दूसरी चीज बनाई है ना, अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए खाली रिपीटर से थोड़ी काम चल जाएगा। रिपीटर तो हम्म इसलिए होती है कि चलो कोई लैंड एरिया में कभी रिपीट करना पड़े सिग्नल तो हो सकता है। अब हम्म उसके लिए पूरी दुनिया में फैलाने के लिए रिपीटर ही थोड़ी कर पाओगे। हम्म। ये अभी आपने क्या 543 रूल, तो चलो ठीक है। आपने एक अभी कुछ वर्ड यूज किया था, पॉप पॉप करके, क्या था वो? पॉपुलेटेड पीएस सेगमेंट, पॉपू। पॉपुलेटेड सेगमेंट, ओके ओके। पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन यहाँ पर किसकी होती है? यहाँ पीसीस, मतलब मान लो यहाँ पे सेगमेंट खाली छोड़ दो और ये यहाँ पर जितने पीसी लगाने हैं आप पीसी लगाओ। ठीक। अगर आप यहाँ पे पीसीस वगैरह लगाते हो तो इसका मतलब पॉपुलेटेड सेगमेंट। हाँ सर वही बात है ना, अगर हम यहाँ पे 5 पीसी लगा देंगे तो वो 5 पीसी भी तो नेट डाटा पिक करेंगे ना। हाँ तो इसीलिए तो जहाँ पॉपुलेटेड होता है वहां पर कितना खर्च होता है? वहाँ 30% की एनर्जी खर्च हो जाती है, यही तो बताया। ठीक। जहाँ पॉपुलेटेड होता है वहाँ 30% एनर्जी, और जो नॉर्मल सेगमेंट जाता है वहाँ 3% एनर्जी। तो अब अगर पहले वाला 100% शुरू किया तो पहले रिपीटर तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाएगी? 97, क्योंकि नॉर्मल सेगमेंट था इसलिए यहाँ पे 97 लिखा। अब दूसरा वाला पॉपुलेटेड है, अगर यहाँ पे पॉपुलेटेड मिल गया तो पॉपुलेटेड के हिसाब से कितना हो जाएगा? 67, क्योंकि 30% एनर्जी चली गई। फिर से अगर मान लो पॉपुलेटेड मिल गया तो कितना हो गया?
37%। हम्म ठीक है, फिर से अगर अगर मान लो नॉर्मल सेगमेंट ही मिल रहा है तो भी आपका जाएगा 33%, नहीं 34%, सॉरी। और लेकिन अगर इसके बाद पॉपुलेटेड मिल गया तो कितना हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? सिर्फ 4%। ठीक है। अब 4% आगे एनर्जी क्या लेके जाओ? ठीक सर, राइट सर। चार मेरे को ना परसेंट तो एक कुछ। मेरे को हाँ जी ऐसा बोलिए। ही, जैसे अभी ना जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। जैसे स्विचेस के थ्रू नेट डाटा जा रहा है हमारे, ठीक है। हाँ तो सामने डेस्कटॉप होता है, तो डेस्कटॉप में अगर मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ ना, हाँ मतलब नेटवर्क की स्पीड टेस्ट करता हूँ, तो उसमें डाउनलोडिंग स्पीड कभी कम होती है या कभी अपलोडिंग स्पीड कम होती है। तो जैसे डाउनलोडिंग स्पीड लगा लो राउंड फिगर 35 Mbps हो रही है, देन अगर अपलोडिंग हाँ। स्पीड 0 आ रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो वो डिपेंड करता है कि या तो तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है या पहले आईएसपी की तरफ से कनेक्शन का ही प्रॉब्लम। ठीक है, आईएसपी नहीं, आईएसपी की मतलब तरफ से भी डायरेक्ट आईएसपी स्पीड अच्छी आ रही नहीं। हाँ, तो 150 Mbps है। है, 150 Mbps है। तो डायरेक्ट हम्म आईएसपी पे मतलब एक ही पीसी पे नहीं, हो रहा है ये डायरेक्ट नहीं प्रॉब्लम है, या? कम से कम डायरेक्ट आईएसपी नहीं है। मतलब राउंड फिगर 5 स्विचेस होंगी और काफी 3-4 स्विचेस होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ अ, ये एक ही पीसी की प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम? नहीं, हमारे नेटवर्क पे थोड़ा सा ये है, तो कहाँ पे दिक्कत हो सकती है? अच्छा, पूरा नेटवर्क में हर पीसी पे हो रही है? नहीं, हर समटाइम्स किसी पे पता नहीं क्या आता है होता। सर, पोर्ट्स में इशू आता है, इसमें स्विच पोर्ट्स में इशू आ जाता है। जैसे पोर्ट्स नहीं होती हैं, अगर मैं जैसे हमने अगर एक स्विच लगाया, बाकी हाँ जैसे 4 सिस्टम लगे हैं, 3 को स्पीड सही हाँ जा रही है, एक सिस्टम है जो हाँ। बहुत ज्यादा ही नीचे डाउन लेवल पे जा रहा है, चल ही नहीं तो रहा है। जो फिर केबल हमको बनाया हुआ है वो केबल सही फॉर्मेट की बनी हुई है? केबल सही फॉर्मेट की है सर, हाँ आई थिंक। मतलब जो पैच इसमें अब केबल क्या जो है होता वो है, डायरेक्ट परचेज वाली है? हाँ, डी लिंक की है सर, डी लिंक की जो होती है। हाँ हाँ। रेडीमेड नहीं की है स्विच की बनी। बात नहीं बोल रहा हूँ, केबल की बात बोल सर वो रहा एक्चुअली हूँ। अरे मेरे यूटीपी को हम्म कनेक्शन जो जोड़ा होगा वो यूटीपी केबल से ही तो जोड़े होंगे। जी। हम्म यूटीपी केबल से जोड़ा है तो यूटीपी केबल जो जोड़ के रखा है वो यूटीपी केबल कैसी है, मतलब वो परचेज की हुई है या वो बनाया हुआ है? सर ओल्ड ही है, मतलब पूरा नहीं है। पुरानी हो गई है तो एक हम्म बार ना उस केबल को बदल कर दे। ओके। ठीक 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 है, ठीक एक बार उन केबल को बदल कर देखो पहले। ठीक ये पहले ट्रबल, ठीक। क्योंकि केबल अगर पुरानी हो गई है तो क्या होता है हम्म डस्ट वगैरह जमा होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम करता तो मैंने तो ये एक भी ना किया सर था जैसे। हमें ऐसे ही इशू आया था लाइव सिनेरियो है। में। क्या इशू था, हमारा जो सर्वर रूम था वहां से हमारा एक अपलिंक जा रहा था हमारे किसी बिल्डिंग पे। क्या हाँ होता था वहां पे ना, हमारा ना जैसे हम उस सर्वर को पिंग लगाते थे या सिस्टम पे, हाँ उसमें ना हाँ पिंग टूटता था काफी। हाँ। तो फिर हमने ना स्विच की पोर्ट चेंज की, जो अपलिंक का पोर्ट था हाँ ना, वो हमने वो O2 बदल पोर्ट में दिया। लगाया, फिर जब हाँ फिर सही चला था। वो वो तो हाँ, वो तो इससे हमें यही आइडेंटिफाई हुआ कि उस पोर्ट में इशू था। मतलब ये आइडेंटिफाई हुआ कि पोर्ट में इश्यू था। देखो पोर्ट की हाँ इश्यू जी। तो बाद में, मैं ये बता रहा हूँ। पहले तो ये देखना कि केबल पुरानी जैसे बोल दिए ना, तो पहला काम है केबल बदलो। अगर केबल ठीक। सही रहेगा ये, हम्म ठीक है, केबल सही हुई तो उसके बाद पोर्ट बदल कर एक बार चेक करो। नहीं, केबल एक्चुअली में हमने यही पहले किया था। हम्म। फाइबर ही मींस पे लगी हुई थी, तो हमने दोनों हाँ। साइड लेजर मार के चेक अच्छा किया तो कि फाइबर फाइबर केबल पे लगी हुई है अभी भी? हाँ हाँ, अभी भी फाइबर। अच्छा वो फाइबर पे लगी हुई, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप जिस सिस्टम से चेक कर रहे हो उस सिस्टम पे कौन सी केबल लगी? उस सिस्टम पे तो यूडीपी लैन केबल ही लगी यूटीपी मैंने लगी है ना? वैसे। तो मैं यही बोल रहा हूँ यूटीपी केबल को पहले चेंज करके चेक करो।
क्योंकि यूटीपी केबल जब पुरानी हो जाती है कभी कभी डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है, जी जी या सर, यही। या अगर मान लो जिस आईओ से आ रहा है, अगर आईओ हम्म। का कनेक्शन भी कभी कभार टूट चुका होता है तो भी प्रॉब्लम आती ठीक सर, ठीक। है। और नहीं तो फिर पोर्ट चेंज करके देख, हो सकता है स्विच का पोर्ट में गड़बड़ी हो, वो तो स्टेप बाय चेक करते हैं। जी। ये स्टेप बाय चेक करो, आपको आंसर मिल एक्चुअल में ना हमने स्टेप ऐसे चेक किया था, पहले हमने जिस सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन जा रहा था ना, सर्वर रूम से लेके, उसी को पहले हमने पिंग लगाया, उस पर काफी ड्रॉप्स आ गए। हाँ फिर हमने कोर्स चेंज कर दिया, क्योंकि लैंड का ठीक सॉरी है। फाइबर केबल हमारा ठीक ही था। सिस्टम पे तो हम बाद में पहुंचे, पहले हमने इस बीच की कनेक्टिविटी को चेक किया जिस बीच में आ रहा था ये कनेक्टिविटी। ठीक है। ठीक है। फिर वो मुझे ने टेस्टिंग किया था, वो कोड ही चेंज कर दिया, तो सही हो गया। हाँ, देखो क्या होता है कि अब डिवाइसेस जब होल्ड होने लगती है ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है डस्ट की बात। डस्ट हो दूसरी जाती है, बात हाँ होती है, वैसे भी हाँ हाँ। दूसरी बात है, लोग डिवाइसेस जैसे सर्वर रूम में जल्दी घुसते तो है नहीं, तो साफ सफाई भी बहुत कम होती है, जी। तो वहाँ उसकी इश्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, उसकी इश्यू हमेशा बढ़नी है। हम्म। ठीक है, जी तो एक सर। बार ट्राई करके देखो, सॉल्यूशन मिल जाए। ओके सर। चलो रिपीटर तो क्लियर हो गया। यस जी सर, सर। यस सर। दूसरा डिवाइस है हब। अब हब क्या होता है और कैसे काम, अगर हब की भी बात करोगे तो ये भी लो कॉस्ट डिवाइस है, और ये भी किस पे काम कर रहा है, फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है तो ये भी एक तरह का बोल सकते हो रिपीटर ही हुआ। तो इसको दूसरे शब्दों में मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कहते हैं। यानी ये भी आपके फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो मल्टी पोर्ट रिपीटर। रीजन है, रिपीटर में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, लेकिन हब में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। यानी आपके हब में अलग अलग पोर्ट वाले आते हैं, 4 पोर्ट का भी आता है, 8 पोर्ट का भी आता है, 16 पोर्ट का भी आता है, ये हब हो सकता है। यानी हब डिवाइस में आपके अलग अलग यहाँ पे पोर्ट हो सकता है, 4 हो सकता है 8 हो। ठीक है, अब 8 पोर्ट पर आपके हर डिवाइस अटैच होते हैं, मतलब पीसीज वगैरह लगाई जाती। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये पीसी डेटा ट्रांसमिशन कैसे कर। फिजिकली अगर देखोगे तो एक हब लगा दिया और हर एक पोर्ट पे एक एक पीसी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात है, हब जो है वो करता है ब्रॉडकास्ट। हब क्या करता है, करता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया, 1 to वन टू मैनी, ऑल, वन नहीं, वन टू ऑल। ऑल ऑल। ऑल ऑल ऑल। हाँ, वन टू ऑल। तो इसमें क्या है कि मान लो ये PC 1 कोई डेटा PC 4 को भेजना चाह रहा है, या मान के चलते हैं 3 को भेजना चाह रहा है, ये 1 वाला 3 को भेजना पा रहा है। तो 1 वाला क्या करेगा, पहले डेटा भेजेगा, डेटा जाएगा इस पोर्ट। अब ये हब है, अब ये तो सिग्नल पे काम करता है, सिग्नल की वजह से इसके पास कोई रिकॉर्ड तो होती नहीं है, ये सिर्फ बोलता है डेटा को कि तुम इस पे भी चले जाओ, इस पे भी चले जाओ और इस पे भी चले। ये क्या करता है, सारे पोर्ट को डेटा पहुंचा देता है। अब बोलता है जिसका डेटा है वो रख लो, जिसका डेटा नहीं है वो छोड़। तो अगर मान लो इससे जवाब आता है यस कि नहीं मेरा डेटा नहीं है, नो आएगा। इससे आएगा यस क्योंकि मेरा डेटा है, और ये बोलेगा नो नहीं मेरा डेटा नहीं। तो यस तो एक ही से आया, तो ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा डेटा को, बाकी इस डेटा को इग्नोर कर। ठीक है, तो हब का मेन रोल है ब्रॉडकास्ट करना। अब इसमें नुकसान क्या है, अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो ब्रॉडकास्ट करने से बहुत नुकसान है।
सबसे पहला नुकसान जो होता है उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी कंसर्न। मान लो इस अगर कोई स्विच पे मतलब सॉरी हब पे 10 पीसी कनेक्ट जो काम कर रहे हैं और एक हैकर आया, उसने अपना पीसी लाकर 11वें पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, कोई भी अगर डेटा भेजेगा तो वो तो सारे पोर्ट पे जा रहा है, तो हैकर के पोर्ट पे भी आ सकता है। हैकर के पोर्ट पे आ गया तो उस वजह से क्या हो सकता है, अगर हैकर के पोर्ट पे आया तो हैकर भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा चाहे तो देयर इज ए चांस। ठीक, तो एक तो कंसर्न है इसका सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, कि पहला कंसर्न सिक्योरिटी से क्योंकि ब्रॉडकास्ट कर रहा है। दूसरा कंसर्न है कि मान लो एक पीसी ने भेजा और दूसरे पीसी ने भी उसी समय भेज दिया, तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सब अगर ये भेज रहा है तो ये भी सबको भेज रहा है, तो ये जो भेजेगा तो ये भी सबको भेजेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इस ट्रैफिक जब ज्यादा हो रही है तो वहां पर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये भी होगा कि जो डेटा है वो आपस में टकराएंगे भी, अब टकराने को बोला जाता है कॉलिजन। तो एक हब की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि सिक्योरिटी है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक हो जाएगी। तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई कॉलिजन भी हो सकती है। चौथा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, डेटा सबके पास जा रहा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्या करेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये सब कंसर्न है जो रिपीट हब की वजह से क्रिएट हो। अगर मैं ही आपको बोलूं कि एक होटल है जिसमें करीब 50 कमरे हैं, अब आपके एक फ्रेंड किसी एक कमरे में घुस गया और बोला कि मेरे को खोजो कि मैं किस कमरे में, और नीचे कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट जाना है खोजना है, तो क्या करोगे, तब क्या करोगे खोजना है, बताइए। क्या वो आवाज नहीं आई, बताइए, आ तब रही खोजने के लिए आप क्या करोगे, हाँ, बताइए। है सर? हेलो, हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे सर हम? मैं ये बोला, मान लो एक बिल्डिंग है या एक होटल है जिसमें 50 रूम्स, और उन 50 रूम में से एक बंदा आपका दोस्त किसी एक रूम में घुस गया और बोला कि अब मेरे को खोजो कि मैं किस रूम, तो आप कैसे खोजोगे। हर रूम में जाके पता करना पड़ेगा कौन से रूम में है। हाँ, यानी आपको हर रूम में घुसना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, सही है। मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी भी नहीं है। सही है। तो हब इसीलिए लोगों को हब पसंद नहीं आया, कि हब करता तो ठीक है, सिग्नल रीजनरेट कर रहा है, ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, चलो सिग्नल रीजनरेट हो रहा है, सर लेकिन सिक्योरिटी नहीं है ना, सिक्योरिटी नहीं है, मतलब हाँ सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी आएगा लगाएगा पोर्ट, अपना काम करके चला जाएगा। यस, क्योंकि हो सकता है कि वो सबको भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो जिस जो एक्स्ट्रा बंदा लगा है उसके पास भी जाएगा डेटा। अब क्योंकि ये भी हो सकता है ना, कोई जैसे आपने अभी बोला भी था
कि कोई भी आके अपना मतलब हब लगाएगा, मतलब कुछ भी हम्म। वायरस वगैरह कुछ करेगा, देन वो चला जाएगा और आपको हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी पोर्ट से क्या हुई दिक्कत। हाँ, ये भी हो सकता है, ट्रैफिक भी हम्म होगी, कॉलिजन भी होगी, ये सब डिफरेंट हम्म चीजें हो सकती हैं। तो हम्म इससे लिए हब पसंद है, लेकिन हब के बारे में, हब का काम क्या है, कोई पूछता है तो ये ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करता हूँ नहीं, मतलब डाटा ब्रॉडकास्ट करता हूँ। डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, इसकी वजह से सिक्योरिटी नहीं है, ट्रैफिक ज्यादा होती है, कॉलिजन हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये सब सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। सर ये अब हब जो है वो आपके तीन तरह के हब। पहला है एक्टिव। एक्टिव जो है वो सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करवाता है, लेकिन अगर ये पैसिव हब हुआ तो ये सिग्नल रीजनरेशन नहीं करता। ठीक है, अब एक्टिव हब जो होता है कि सिग्नल रीजनरेशन करता है, कैसे? तो एक्टिव हब और पैसिव हब को अगर आपको पहचानना हो ना, तो बड़ा इजी है पहचान। जिसमें एडिशनल एडेप्टर होता है और एडेप्टर से पावर ले रहा है अगर कोई हब, तो ये समझ लो वो एक्टिव हब है। और अगर कोई हब जो तुम्हारे उसके क्या बोलते हैं, पावर नहीं ले रहा, पावर जो लेगा वो आपके इंटरनेट केबल से ही पावर ले रहा है, तो वो कहलाएगा पैसिव। उसमें अलग से कोई एडेप्टर नहीं लगता। क्लियर है, समझ में आ गया? एक्टिव में कौन सा सर है, क्या था बताना। हब कहाँ? एक्टिव का। एक्टिव में अलग से पावर एडेप्टर लगता है, पैसिव में पावर एडेप्टर नहीं लगता और वो सिग्नल रीजनरेट भी नहीं करता। और तीसरे तरह का एक और हब होता है जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब जो होता है वो आपको मैनेजमेंट करने की मतलब क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप इंटेलिजेंट हब को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। चाहे उसका पोर्ट मैनेज करना हो, चाहे कुछ भी, उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो ये जब हब था तब की बात। अब हब में ये चीजें खत्म हो गई, मतलब इग्नोर किया, तो इन्होंने एक नया लेकर आया डिवाइस जिसे कहा गया स्विच। तो सर ये स्विच हब के और पहले, हाँ बताओ। सर हब और स्विच में क्या ये फर्क था? अभी मैंने हब बताया, हब का आपको समझ में आ गया। यस सर। अब स्विच बता रहा हूँ तो स्विच समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि ओके ओके फर्क क्या ओके था। ओके सर। ठीक है, तो ओके, जरा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके फिर स्विच बताता हूँ, 2 मिनट। ओके सर। ओके कोई इशू नहीं।
ओके, मंचन जी, रविकांत जी, योगेश जी, हैं आप लोग? जी सर है। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। हाँ जी। सर वो युगेश के ना थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, उसका आई थिंक नेट बंद हो गया है। ओके, किसी और से एडमिन कुछ रह गया? तो दोनों चीज से जुड़े हुए हो योगेश? यस सर। मतलब दो दो जुड़े हुए हो क्या क्या चीज? आप? मतलब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं इसलिए मैं। नहीं नहीं सर, एक ही बार हूँ। वो मेरी मीटिंग लीव हो गया था, तो अभी मैंने दोबारा हाँ, से कनेक्टेड किया है। तो ये जो दूसरा योगेश ये कौन है? मतलब ये तो सर अब आप ही बता मतलब सकते हो। दो डिवाइस से ज्वाइन हो आप? नहीं, एक ही डिवाइस से सर ज्वाइन हूँ मैं। एक सेकंड रुकना। नाम कहाँ आ रहे हैं? अभी अभी आप ज्वाइंट हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने उनको वेटिंग। चलो, तो अभी आपने पढ़ लिया ये क्या कहते हैं उसे, ये रिपीटर एंड हब, ये दोनों समझ में आ गए? अब हम लोग जो पढ़ेंगे, यस सर। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अब स्विच। तो हब का समझ में आ गया कि कैसे डेटा ट्रांसफर करता है, तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि स्विच कैसे डेटा ट्रांसफर। तो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अब देखो, अगर आप कोई स्विच लगा हब की जगह पे, और बहुत सारे पोर्ट्स इसमें भी होते हैं। अब स्विच जो काम करता है ना, स्विच को काम करना है, तो इसके लिए वो क्या करता है, पहले ये कोई डेटा किसी को भेजता नहीं। ठीक है, सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, एक होटल है, जैसे जो बोला था 50 कमरे हैं। अब क्या करेगा, उसमें कोई भी जब रहने आता है या फिर होटल बुक रूम बुक करके रहने आते हैं, तो नीचे रिसेप्शन पर उसकी रिकॉर्ड एक बनाई जाती है कि भैया कौन आया कौन गया। ये रिकॉर्ड होता है मेंटेन। जिस तरह से वो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन किस लिए की जाती है? वो रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए की जाती है ताकि अगर कोई पूछने आए कि ये बंदा इस रूम में रहता है या नहीं रहता, तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकता है कि वो रूम नंबर इसमें रहता है या नहीं, एक्स वाई जो भी। तो रूम नंबर पता होने से अब किसी बंदे को खोजना है, तो हर एक बंदे को खोजने की जगह वो क्या करता है, वो हर एक बंदे को खोजता नहीं है, और हर एक बंदे को खोजने की जगह वो रूम डायरेक्ट उस रूम में जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से स्विच क्या करता है, स्विच का काम है, ये भी पहले यहाँ पर सपोज करो एक रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया, और इसको बोला कि भाई यहाँ पर जितने पीसी हैं, इन सब पीसी की पहले यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाओ। अब पूछा इसने रिसेप्शनिस्ट ने कि भाई कि इसमें से क्या रिकॉर्ड बनानी है, तो बोला कि हर एक पीसी का एक आईपी एड्रेस दिया गया होगा। अब स्विच बोल रहा है, अब इसके रिसेप्शनिस्ट बोल रही है कि मतलब मुझे आईपी तो पढ़ना आता नहीं। तो बोला ठीक है, आईपी नहीं पढ़ना आता, तो हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस दिया। ठीक है, हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस। तो बोला कि आप ये याद रखो कि कौन सा पीसी का मैक एड्रेस, मान लो पीसी नंबर 1 मैक एड्रेस रिकॉर्ड कर दिया ए, पीसी नंबर 2 इसका मैक रिकॉर्ड कर दिया, पीसी नंबर 3 इसका रिकॉर्ड कर दिया, पीसी नंबर 4 इसका रिकॉर्ड।
अब ये रिकॉर्ड करने के लिए पहले बोलते जब तक ये ना बने, ये टेबल आपका नहीं बन जाता, तब तक कोई डेटा ट्रांसफर नहीं है। तो सबसे पहला काम इसका क्या है, स्विच का, कि ये टेबल तैयार करना। और इस टेबल को, क्योंकि ये मैक एड्रेस की रिकॉर्ड रखता है, तो इस टेबल को बोलते हैं मैक टेबल। इस टेबल को बोला जाता है मैक टेबल। तो इस रखने का काम है, यानी इस स्विच का काम क्या है, एक मैक टेबल को क्रिएट कर। अब मैक टेबल जब क्रिएट हो गया, तो अब सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर किसी 3 नंबर को कोई डेटा सेंड करना चाहता है। तो जब 2 नंबर रिक्वेस्ट भेजेगा और रिक्वेस्ट यहाँ पहुंचा, तो ये रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगी, रुक जाओ, मैं कहाँ जाना मैं बताती हूँ। तो वो देखेगा कि भाई ये किसका एड्रेस लेकर आया, ये बोल रहा है मुझे 3 नंबर पे जाना। तो यहाँ पर वो लिस्ट में से चेक करेगा 3 नंबर कहाँ पर है, और उसका मैक एड्रेस मैच करेगा दोनों। जब दोनों का मैक एड्रेस मैच हो जाएगा, तो बोलेगा अब आपको डायरेक्ट इस पे जाना है, किसी और के पास नहीं। तो ये स्विच का काम है कि वो अपनी मैक टेबल को देखेगा, और मैक टेबल को देखकर वो सबको इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये क्या करता है, यूनिकास्ट करता। इसका काम है यूनिकास्ट करना। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, 1 to multiple। 1 to मल्टीपल। मल्टीपल कहाँ से आ गया यहाँ, सर 1 to 1। यूनिकास्ट मीन्स 1 to 1। अब जब ये तो भेज रहा है ना, 1 to 1 इसने सेंड किया, इसको रिसीव किया, तो 1 to 1 ही तो हुआ। 1 to 1 सॉरी। तो स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। स्विच क्या करता है, मैक टेबल बनाता है। अब इस मैक टेबल होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक होगी या नहीं होगी, नहीं होगी सर, ट्रैफिक नहीं होगी होगी, लेकिन लेस, बहुत कम ट्रैफिक होगी। क्योंकि अब उसको कम उल्टी ट्रैफिक जाना होगा है। तो, हाँ, तो ट्रैफिक कम होगी तो कोलिजन भी कम होगा, और सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों सिक्योरिटी बड़ी, जब कोई एड्रेस रिकॉर्ड कराएगा पहले, तब जाकर उसको भेजने का काम करेगा। अब एड्रेस ही रिकॉर्ड नहीं, अगर कोई हैकर भी अपना ऐड करता है यहाँ पर, तो उसका एड्रेस पहले ये क्या करेगा, रिकॉर्ड कर ले कि इसका मैक एड्रेस ये है। और फिर जब किसी ने मैक एड्रेस उस मैक एड्रेस पर भेजेगा, तभी वो भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। तो ये बड़ा फायदा है स्विच से। तो अब मेरे को आप बताओ कि स्विच और हब में क्या क्या डिफरेंस। सर स्विच स्विच में ये डिफरेंस है कि स्विच में हम ए मैक एड्रेस पे काम करते हैं, और हब में हमने ठीक है, सिंपल सा वो ब्रॉडकास्ट होता है कि हमने कहीं यस, भी अगर वहां पर डाटा कोई देना है। मैक एड्रेस, मतलब सिंपल बोलो, स्विच में एक टेबल बनती है मैक टेबल, हब में ऐसी कोई टेबल नहीं बनती, नहीं। पहला। दूसरा, हब ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच यूनिकास्ट यूनिकास्ट करता है। करता है। तीसरा, स्विच की में तीसरा इसमें सिक्योरिटी लेस है, सिक्योरिटी कम है। उसमें हब, सिक्योरिटी है सॉरी, ही नहीं, स्विच में ज्यादा सिक्योरिटी है, हब में उसमें कम सिक्योरिटी है सिक्योरिटी, ही नहीं। सब में कम है। हाँ ठीक जी, है, कभी भी सिक्योरिटी है ही नहीं बोल सकते, रहती कम है, सब में सिक्योरिटी है, बट कम या ज्यादा हो। कम है यस। ठीक है, और डिफरेंस क्या बोला, अगर ट्रैफिक की बात करें तो बताओ। ट्रैफिक सर इसमें, उसमें ट्रैफिक ज्यादा है और इसमें थोड़ा इसमें ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक ट्रैफिक कम कम है। है। हाँ, उसमें आपकी टकराने की, अगर बोला जाए डेटा टकराने की वो भी ज्यादा ऑप्शंस है, ज्यादा है, इसमें कम इसमें है, ऑप्शंस कम। कम तो है। हो गई ना डिफरेंस। यस सर, ये सब टेक्निकल डिफरेंस, यस सर। सिक्योरिटी, कोलिजन, ट्रैफिक, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, फिर मैक टेबल क्रिएशन, ये सब टेक्निकल डिफरेंस है। तो अगर इतना भी डिफरेंस अगर आपको पता हो तो बहुत बहुत पता है। अच्छा, अब स्विच क्या कर रहा है, मैक टेबल के ऊपर लेके काम कर रहा है ना। जी सर।
तो स्विच कौन से लेयर पे काम करेगा? सर ये सेकंड लेयर पे करता है। सेकंड लेयर। यस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर भी मैक टेबल पे काम करता है, तो स्विच भी यस मेरा मैक टेबल पे काम। यस तो सर। ये भी क्या है, देखो सिग्नल फ्लो मैनेजमेंट को देखता है और ये रिप्लेस कर रहा है स्लोअर हब को रिप्लेस करके इसको देखता है। और ये एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है जो मैक एड्रेस के बेस पे ट्रांसफर। और यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा ट्रांसफर टू स्पेसिफिक पोर्ट। कोई सब पोर्ट पे नहीं होता, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर ही ट्रांसफर। अब दूसरा बोलते हैं कि डेटा जो ट्रांसफर करता है, जैसे मान लो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को ट्रांसफर करता है, तो वहां पर जो ट्रांसफर करता है वो कैसे मेथड, तो देयर आर डिफरेंट स्विचिंग मेथड। तो स्विचिंग मेथड में मेनली 3 तरह के जो आते हैं स्विचिंग मेथड। एक बोलते हैं कट थ्रू, दूसरा स्टोर फॉरवर्ड और तीसरा फ्रैगमेंट। कट थ्रू का मतलब होता है कि डेटा अगर पोर्ट पे पहुंचा, टेबल देखा और पहुंचा दिया जिस पोर्ट पे भेज, ये कुछ और नहीं कर पाता। ठीक है, ये होता है पहला, जिसे बोलते हैं कट थ्रू। दूसरा मेथड होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड में बोलता है कि इसमें स्विचिंग में ये क्या करता है, मेमोरी का यूज करता है, और जब तक मैसेज इसके पास पूरा नहीं आता ये आगे फॉरवर्ड नहीं। तो जब तक मैसेज पूरा नहीं आता तब तक स्टोर करता है, जब उसको दिख जाता है कि मैसेज फुल हो गया, यानी पूरी मैसेज आ गई, तब उसे फॉरवर्ड। इसे कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है। और तीसरा है फ्रैगमेंट फ्री मेथड। फ्रैगमेंट फ्री मेथड में मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर का काम है फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग में रिकॉर्ड होती है, पहले स्टार्टिंग में उसके हेडर में सिर्फ इतना रिकॉर्ड होता है कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन कौन है, डेटा का साइज कितना है। तो जब फ्रैगमेंट फ्री बोलते हैं तो वो पूरा डेटा को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ स्टार्टिंग के बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, जो पहले के 64 बाइट का इन्फो, उसको पढ़कर वो डेटा को सेंड करता है। तो उसे बोलते हैं स्विचिंग। यानी ये सिर्फ पढ़ता है सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, भेज। पूरा डेटा ये पढ़ने की वो नहीं उठाता कि भाई कि चलो पूरा डेटा पढ़े तब जाके। तो स्विच का ये फर्क। क्लियर हो गया स्विच? यस सर। सर ये फ्रैगमेंट वाला दोबारा क्लियर करना। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये डेटा है, अब डेटा के आगे ये डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, तभी एडर इसको ऐड बोलते हैं कि ये फ्रेमिंग कर रहा है, फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट। अब इस फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके इसमें क्या क्या ऐड होते हैं, तो कुछ चीजें ऐड होती हैं। जैसे हम बोलते हैं, एक बोला जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इंफॉर्मेशन अटैच होती है। एक होता है सोर्स एड्रेस, कौन से एड्रेस से आया। एक होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, कौन से एड्रेस पे जाएगा। फिर डेटा की साइज कितनी है, कितना डेटा का साइज। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो किसी भी डेटा के आगे के सिर्फ 64 बाइट के इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। अब पूरा डेटा अगर मान लो एग्जांपल देते हैं 1 MB का डेटा है, तो इन दोनों में क्या करता है, 1 MB डेटा पूरा पढ़ता है तब भेजता है। लेकिन फ्रेगमेंट फ्री में क्या है, वो ये 1 MB का डेटा नहीं पढ़ता, वो आगे के 64 बाइट में जो इंफॉर्मेशन है वही पढ़कर भेज, क्योंकि इधर ही लिखा रहता है कहाँ आना है और कहाँ जाना। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने हाँ बताया कि पहले रीड करता हूँ आगे हाँ स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ता है आगे फॉरवर्ड करता हाँ। है ना। तो ये जो स्विच है ये मैनेजेबल ही होगा या नॉन मैनेजेबल में स्विच करते नहीं, मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें हम मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल की बात ही नहीं करते। अभी हम स्विचिंग मेथड मतलब होता है, स्विचिंग हैं? किसको बोलते हैं, कि अगर मान लो एक पोर्ट पे कोई मैसेज आया, तो वो दूसरे पोर्ट पर
जब भेजता है, इस मेथड को बोलते हैं स्विचिंग मेथड। Right, right. ठीक है, यानी Yes, ये sir. स्विच कैसे करेगा? क्या डेटा पूरा आ जाएगा तब करेगा, या डेटा आया और तो इसने कर दिया, या डेटा को पूरा रीड किया तब किया, या आधा पढ़ा और भेज दिया? तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो वो मेथड, ये 3 तरह के मेथड आप। अब कट थ्रू में क्या होता है, यही बताया कि मैसेज आया तो इसने दूसरे को स्विच कर दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका बोला स्टोर एंड फॉरवर्ड, तब स्विच जो होगा वो डिफरेंट तरह का होगा, और उस स्विच में मेमोरी होगी। तो मेमोरी होने की वजह से ये क्या बोलेगा, बोलेगा पहले सारा डेटा मेरे पास आ जाए, जब सारा डेटा आ जाएगा तब ये स्विच करेगा। वो होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड। और फ्रेगमेंट फ्री में क्या होता है, डेटा तो नहीं ये सब पड़ता चीजें जैसे। तो मतलब जैसे ये कट थ्रू मेथड है, स्टोर फॉरवर्ड मेथड है, हाँ, फ्रेगमेंट फ्री मेथड है, ये सभी स्विचेस में होते हैं। ये सब स्विचेस में होते हैं, नहीं सभी में नहीं होते। नहीं, सभी में मतलब स्विच में होता है ये चीज कि हाँ, स्विच डाटा का ये अपने पास फंक्शन है। रखता है, देन जब वो सारा रीड हो जाता है देन नेक्स्ट पोर्ट पे भेजता वो। हाँ, ये करता है। तो ये अच्छा, हम कभी कैसे कभी मैं देख आपको एक पाएंगे? एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कभी कभी एसएमएस जो आती है, जो मैसेजेस, अभी नहीं, स्मार्टफोन नहीं, कुछ साल पहले जब तक वो क्या बोलते हैं कीपैड वाले फोन चल रहे थे, तो जो एसएमएस आता था, तो देखोगे कि पहले एसएमएस कभी कभी आधा आता था, 50%। और जब आप पढ़ रहे होते थे तो बोलते थे भाई आधा और आ रहा है रास्ता। तो वो थोड़ी उसमें देर ये बाद होता है ना, देखोगे कि 300 वर्ड एक ही बार में 300 वर्ड जाते थे, ऐसा कुछ था आई थिंक। हाँ, वो स्पेसिफिक था, तो 2 बार मैसेज आए। नहीं, अगर आप एक कंटिन्यू लंबा मैसेज भी लिखते हो तो वो भी वो तोड़ तोड़ के भेजता था। ओके। पहले आपका एक मैसेज आया, आपने थोड़ा पढ़ने की स्टार्ट किया, तब तक वो बोला अपडेटिंग, फिर दोबारा उसका पूरा मैसेज अपडेट हुआ। तो वो क्या सा मेथड हो सकता है, वो कट थ्रू हो सकता है स्टोर फॉर, या फ्रेगमेंट, क्या बोल सकते कट थ्रू मेथड। हैं? यस, वो कट थ्रू मेथड। तो वहां पर पहले जो स्विचिंग जो चलती थी, वो कट थ्रू मेथड के ऊपर काम, कि डेटा आया सेंड कर दिया, डेटा नहीं आया मतलब रुका हुआ है। ठीक है। और स्टोर एंड ये फॉरवर्ड होगा, पहले वो अपने पास रखेगा देन नेक्स्ट पोर्ट पे वो भेजेगा। जैसे कि आजकल ईमेल सर्वर की, ईमेल की सर्विसेज बोल सकते हैं। आपके पास ऐसा थोड़ी होता है कि आधा मेल आता है फिर आधा वो, जब तक पूरा तो उसके फिर पास आ नहीं जाता तब तक देखा आपको जाए, रिसीव नहीं होता। नहीं ठीक है, फिर वही चीज होगी ना, फिर अगर पूरी मेल आती है मेरे पास तो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड हुआ ना फिर तुम्हारा। हाँ, तब स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। मतलब ये सब चीजों हम कैसे, मतलब ये जो आप बोल रहे हो कट थ्रू, स्टोर एंड फॉरवर्ड, फ्रेगमेंट फ्री, हम्म। स्विचेस में होता है, तो ये हम कैसे देख पाएंगे क्या, मतलब इसको कुछ? नहीं नहीं, देखो ये देखा हुआ नहीं, ये फंक्शन यानी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सर्विस कैसे हम करेंगे उसकी, मतलब वो कोई उसमें स्टिंग चलानी पड़ेगी क्या, मतलब इसका? नहीं, देखो जैसे मैं क्या होता है जैसे कि मैं हाँ, स्विच के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ सर्च किया, चलो मेरे को कोई डाटा भेज रहा है, जैसे रवि मेरे को हाँ, डाटा भेज रहा है, हाँ, दस ठीक है, एमबी हाँ, डाटा है। रवि मेरे को हाँ, 10 MB डाटा भेज रहा है बाय थ्रू मेल, तो वो कैसे, ठीक है। वो तो आएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, राइट? वो क्यों आएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड, क्योंकि देखो हमारे पास मेल डायरेक्ट नहीं पहुंचता वहाँ। ये जस्ट एक एग्जांपल, पहले वो जाएगा गूगल पे जाएगा ना, गूगल मतलब। के सर्वर पे, वो सर्वर हाँ पे गूगल स्टोर के, होगा, हाँ फिर हमारे पास आएगा। फिर हमारे पास आएगा। तो वहां पर हाँ तो कुछ फिर स्टोर मेथड एंड है, फॉरवर्ड मेथड हो गया। वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड का ही इस्तेमाल। हाँ तो फिर ये तो कट वहां थ्रू के, मेथड का कहाँ पे यूज होगा स्विच में हम? जैसे पहले एसएमएस सर्विस में होते थे, अब तो ये भी बंद हो गए। तो अभी रिसेंटली जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड चल रहा होगा, राइट? स्टोर एंड फॉरवर्ड या फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट फ्री का थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और थोड़ा सा। फ्रेगमेंट फ्री का थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसके अंदर क्या होती है जो मैं बताता हूँ, वो और
ये देखो, इसका मतलब अब यहाँ से आपको इजीली समझ, ठीक है। जैसे ये है आपका फ्रेम, जो फ्रेम बनता है, तो स्विचिंग मेथड के हिसाब से ये जो फ्रेम बनती है इसमें आपके अलग अलग चीज, सबसे पहली होती है प्रीएम्बल बोलते हैं, यानी पहले के 6 बाइट जो होती है वो प्रीएम्बल बाइट। दूसरा ठीक है, इसके बाद आता है कि आपका जो डेटा है वो डेटा प्रॉपर है या नहीं है, इसके लिए पूरी चेकिंग, ठीक है। तो ये डेटा के लिए एसएफडी बोलते हैं, ये 1 बाइट का। फिर 6 बाइट का आपका डेस्टिनेशन, 6 बाइट का आपका सोर्स। अब यहाँ पर कट थ्रू में क्या होता है, ये सोर्स नहीं देखता, ये यहीं पर देखता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन इतना पढ़कर कोई डेटा भेजता है तो उसे हम बोलते हैं कट थ्रू मेथड। सिर्फ ये 3 पार्ट की इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारे स्विचेस हैं, कोई इंफॉर्मेशन आई उसके लिए पूरा नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ क्या पढ़ा, इस 3 पार्ट की इंफॉर्मेशन को, कि कहाँ इसको जाना है। सोर्स तो इसको पता ही चल गया कि भाई कि जहां से आया है पोर्ट उसको तो नहीं सेंड करेगा, उसको छोड़कर कहाँ सेंड करना है उसको ये पता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं कट थ्रू। इसमें कोई एरर चेक नहीं होता, ना ही अगर एरर आ रही है नहीं आ रही है इससे इसको कोई मतलब भी नहीं। जैसे मान लो अगर कोई मैसेज आधा पहुंचा कहीं, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, पहुंचा आधा पहुंचा नहीं पहुंचा उसकी गारंटी कोई नहीं लेती। इस तरह के मेथड को कट थ्रू। दूसरा है, अगर आपके फ्रेगमेंट फ्री की बात करते हैं, अब फ्रेगमेंट फ्री में क्या हो जाती है, सोर्स एड्रेस भी पड़ता है, 2 बाइट का जो लेंथ है वो ये बताता है कि डेटा कितना बड़ा है, डेटा 4 बाइट का है या डेटा ज्यादा का है, डेटा कितने का है, कितना बाइट का है। तो जैसे अगर मान लो ये डेटा जो होती है ये 1500 बाइट तक का हो सकता है। अब 1500 बाइट से कम का भी हो सकता है, 1500 बाइट से ज्यादा का भी हो सकता है। अब लेकिन कोई सर्विस, सपोज करो मान लो किसी पोर्ट पर मेरा सर्विस जा रहा है या मेरा डेटा जा रहा है, तो वो डेटा की एक लिमिटेड साइज होगी। अगर उस साइज से ज्यादा हो जाए तो ये क्या बताएगा कंप्यूटर कि भैया वो फ्रेगमेंट इस साइज को पकड़ नहीं रहा, और इसको डिफ्रेगमेंटेड यानी बोलेगा फ्रेगमेंटेड साइज करके कुछ ऑप्शन देगा, जिससे कि आप समझ जाओगे कि इसका जो साइज है ये बहुत ज्यादा है और ये स्विच हैंडल नहीं कर, ठीक है। जो कि डेटा की साइज अप टू 1500 होती है, तो ये 1500 के हिसाब से डेटा छोटा बड़ा हो सकता है 100 बाइट का ही डेटा हो सकता है 500 बाइट का डेटा हो सकता है 1000 बाइट का डेटा हो, डिपेंड करता है। अब कितने बाइट का डेटा है वो इंफॉर्मेशन इसमें लिखा मिलेगा, लेंथ, ठीक है। तो यहां तक जब ये डेटा नहीं पढ़ता, ये सिर्फ इसकी इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ता है पहले के ये बाइट्स, ठीक है। तो पहले के जो इंफॉर्मेशन को जो पढ़ता है जब भेजता है तब उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। यहाँ सिर्फ ये चेक करता है कि भाई कॉलिजन हो रहा है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। अब स्टोर एंड फॉरवर्ड में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ता है और साथ में ये भी चेक करता है कि किसी तरह का एरर आए तो उसे ठीक भी करे। तो बहुत सारी सर्विसेज है जहां पर जब पूरी इंफॉर्मेशन पढ़कर भेजता है तो उसे हम बोलते हैं स्टोर एंड। ये जो है ये फ्रेगमेंट बन, फ्रेम, इसे बोलते हैं फ्रेम। और फ्रेम बनती है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर पे एक काम एक्स्ट्रा होता है जिसे मैंने बताया था एरर करेक्शन का, मतलब किसी भी तरह का एरर आएगा तो उसको करेक्ट करना। इसीलिए बोला जाता है कि हर लेयर पे जो लेयर अपना काम करती है वो लगाती है अपना हेडर, लेकिन डेटा लिंक लेयर पे एक एक्स्ट्रा काम होता है तो वो हेडर के साथ साथ लगाती है ट्रेलर, कि भाई टेलर भी वो लगाएगी, जिससे उसको पता चल जाता है कि इसमें सारी एरर चेकिंग या एरर कोई भी गड़बड़ है तो वो ठीक। तो ये 3 मेथड से जितनी दूर का ये बताया, इसके बेस पे आपकी डिफाइन होती है कि आपका अब सर्विस, अगर मान लो कुछ इस तरह के डेटा भेज रहे हो जो बहुत जल्दी जाना है तो वो सिर्फ डेस्टिनेशन भेज पढ़कर भेजता है, तब हम उसे बोलते हैं कि कट थ्रू मेथड का यूज। तो एक स्विच कोई भी मेथड यूज कर सकता है। मतलब अब जब डाटा ज्यादा होते हैं तो तब वो हाँ फ्रेगमेंट फ्री करते हैं। हाँ, तब वो फ्रेगमेंट फ्री करेगा। अगर कम होगा तो वो बस डेसिग्नेशन सोर्स हार्डवेयर एड्रेस चेक करके वो भेज देगा। हाँ,
डाटा ज्यादा होगा तो फ्रेगमेंट्स भी करेगा उसको। अच्छा, मैं एक चीज और बोलता ना, जैसे हाँ। आउटलुक है, ठीक है, आउटलुक में मैं अगर किसी को फोटोज भेजता हूँ, जो हम्म। उसकी एक्चुअल क्वालिटी होती है जैसे 7-8 MB की होती है, अगर मैं फोटोज भेजता हाँ, हूँ वो नहीं जाती है। नहीं जाएगी उसको क्योंकि श्रिंक, आपके वो आउटलुक के फीचर है। जैसे वो श्रिंक करूंगा फिर वो चली जाती है, तो फिर वही चीज होगी ना। अगर कम साइज होगा तो कट थ्रू करेगा तो वो चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। हाँ, तो अगर और कभी फ्रेगमेंट, कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टोर पे कि उसको पूरा रीड करना पड़ता है कि सही का डेटा है नहीं है, या पूरी फंक्शनिंग उसको देखनी पड़ती है। वो इसके लिए स्विच बहुत अपने सारे, आप करेगा। हाँ, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स है या अलग अलग कमांड्स है जिससे भी हम पता करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल दिखाता डाटा हूँ। आप चेक करने सीएमडी के में लिए कि जाए, डाटा सही है कि नहीं है। डेटा साइज कितनी, ओके 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 ओके, डाटा साइज चेक करने के लिए, ओके। डाटा साइज की किसी भी सर्वर या किसी भी उसका कितना डेटा साइज होगा ये हैंडल करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक पिंग कमांड किया, पिंग कमांड 128 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है ना, हम्म। तो ये जो रिप्लाई आ रही है ना, ये होती है बाइट्स कि कितना बाइट्स का डेटा आप भेजते हो, कितना टाइम लगा रहा है ये, और इसकी टीटीएल वैल्यू होती है जिंदा रहने का टाइम, जिसे हम कहते हैं टाइम टू लिव, किसी भी पैकेट का जिंदा रहने का टाइम। जैसे मैंने आपको हम्म। बोला कि 50 रूम्स है, 50 रूम में आप अपने दोस्त को खोजोगे, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि किस रूम। तो बहुत लोग क्या होंगे, एक रूम खोजेगा, 2 रूम खोजेगा, 10 रूम खोजेगा, 20 रूम खोजेगा, उसके बाद बोलेगा अरे नहीं मिल रहा, जाने दो, मैं कल खोज। तो क्या होती है उसकी जो बोलते हैं खोजने की जो क्षमता है, या उसका जो मेंटल है, वो थोड़ा सा जल्दी हैम्पर हो गया कि कौन करेगा, कौन इतना खोजेगा, नहीं मिल रहा, नहीं। तो डेटा भी ऐसे ही करता है। जब आप पिंग करते हो, अगर इतने टाइम पे इसके जिंदा रहने के टाइम तक रिप्लाई आ जाता है, तब तो आपको ये रिप्लाई शो कर जाएगा। और अगर अगर जिंदा रहने के टाइम तक का आपका रिप्लाई नहीं आता, सपोज मैं करता हूँ, ठीक है, तो उसको कहते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीच। अगर ये टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो सर्वर या वो पीसी नहीं मिलता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है। एक और कमांड है, ये जो आपने 1200 डाला है, ये पोर्ट नंबर है ना उसका। नहीं नहीं, पोर्ट नंबर नहीं दे रहा मैं कुछ और दे रहा हूँ जो आपको बताऊँ। कमांड तो वो लगता है वो
देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर फेसबुक का पैकेट साइज देख, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक कमांड चलाया -L करके, और मैंने यहाँ पर दिया आपको एग्जांपल लेते हैं कि 1200 का बाइट का अगर साइज है, तो 1200 में देखोगे तो ये 1200 में रिप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये 1200 पैकेट साइज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर मैंने 1600 दिया तो 1600 क्या हो रहा है, ये 1500 बाइट से ज्यादा होता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिक्वेस्ट टाइम आउट है। अगर मैं 1500 ही देता हूँ, चलो ठीक है कि भाई 1500 का बाइट साइज ले, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी ये क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब मैंने क्या किया, 1400 दिया, तो ये रिप्लाई आने आ गया। तो कितने इसका पैकेट साइज अगर आपको पता करना है, तो आप 1400 से ऊपर चलते हैं, सपोज करते हैं 1450 रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब 1450 भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद हम करते हैं, काम करते हैं 1480, तो ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1450 से 1480 के बीच में होगा। अगर हम एक काम करते हैं, हम करते हैं 1470, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक और करते हैं हम 1460, 60 में एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। 1465, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इतने देर में रिप्लाई आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। 1464, हाँ, तो इसकी पैकेट की साइज जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 1464, इसका डेटा का साइज। ये जो हम बाइट्स की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब ये एमबी में होता है, जीबी में होता है? थोड़ा बाइट्स का बताएंगे। बाइट्स, बाइट्स का मतलब क्या होता है, ना एमबी ना जीबी, एमबी से भी नीचे, केबी से भी नीचे। केबी से भी नीचे, ओके, ठीक है, डन पहले डन। होता है बिट, फिर होता है बाइट। पहले होती है बिट और फिर होती है बाइट, ठीक है। चलो, और क्लियरिटी के लिए मैं एक और काम, ये सब बंद करूं, मैं आपको एक छोटा सा movie दिखाऊं, आपको शायद क्लियर हो। बस छोटी सी ये है movie, तो देख लोगे तो शायद क्लियर हो। अभी आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा साउंड भी आ रही है, साउंड भी आ रही है, है। ये आ रही है। यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इसमें क्या क्या है उसके हिसाब से मैं आपको पहले एक बार देख लो।